ऑलराइट क्लास 9 आज बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो आज दुनिया के सामने है, स्पेशली भारत जैसे देशों के सामने है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जब लोग जो हैं वो उस रेट पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं जो रेट उस समय चल रहा हो, और फिर भी उनको काम करने को ना मिले। When we talk of unemployed people, we are referred to those in the age of group of 15 to 59 years. Children below 15 years age and the old people above 60 years are not considered while counting the number of unemployed. और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जब भी काउंट किया जाता है किसी भी देश में, तो उसमें एज ग्रुप जो शामिल किया जाता है वो 15 साल से लेके 59 साल तक के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। 15 साल से कम बच्चों को अनप्रोडक्टिव माना जाता है। 60 ईयर से ऊपर जो इंसान है उनको अनप्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके होते हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए ये दो एज ग्रुप ऐसी है जिनको एम्प्लॉयड कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं? जब किसी सीजन में पर्टिकुलर काम ना मिले, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप देखोगे खेती के उसमें एरिया में। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको दिखाई देगा कि फसल के बोने के समय और फसल कटाई के समय ही काम होता है, और बीच के समय में जो किसान है उसके पास काम नहीं होता है। तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और शहरों में आपको दिखाई देगा कि सीजन वाइज जो यहाँ पर रेडी वाले होते हैं या कोई दुकानदार होते हैं, वो एक सीजन में ही उनको नौकरी मिलती है। जैसे बात करते हैं सर्दियों के सीजन में मूंगफली बेचने वाले या फिर कोई रजाई वाला है, तो ये सीजनल है, उसके लिए सर्दियों में काम का सीजन होता है और गर्मियों में उनके लिए काम का सीजन नहीं होता। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं छिपा हुआ बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी वहां पे होती है जहां पे आपको कोई बंदा काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में वो अपने काम के लायक, वहां से गुजारे लायक पैसा जनरेट नहीं कर रहा होता है। तो ये भी हमें खेती में ही दिखाई देता है। खेती में आपको दिखाई देगा कि कम जमीन पर पूरा परिवार लगा रहता है, और उस कम जमीन का जो प्रोडक्शन है वो एक बंदे के लायक भी नहीं हो पाता कई बार। तो यहाँ पर जो उसके साथ बंदे लगे होते हैं वो सारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन वो काम करते दिखाई देते हैं, तो हमें वो एम्प्लॉय लगते हैं, लेकिन वो अपने लायक, गुजारे लायक पैसा जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि जमीन कम है। तो वहां पे एक बंदा काम करेगा तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, वहां पे 4 बंदे काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो एक बंदा यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयड कहलाएगा, और 4 बंदे जो है यहाँ पर उसमें से 3 बंदे अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। Disguised unemployment refer to a situation wherein the number of worker in a job is more than actually required to do the job. किसी भी जॉब पर जरूरत से ज्यादा इंसानों का होना disguised unemployment कहलाता है। The extra number of worker are disguisedly unemployed. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. और जितने ज्यादा आपके यहाँ पर disguised unemployment होगा, उतना ही आपकी कंट्री जो होगी, आपकी इकोनॉमी जो होगी वो डिप्रेस होगी, वो कमजोर मिलेगी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी समस्या भारत जैसे देशों के लिए, जहां पर पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज के समय भी आप देख सकते हो, कोरोना की इस महामारी के समय पर बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ पर कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। आईबीएम ने भी अभी रिसेंटली बोला है कि वो बहुत सारे वर्कर्स को ले ऑफ करेगी। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी इंडिया में है, छोटे मोटे काम करने वाले ऐसे, जो कोरोना की मार से बंद हो गए और वहां पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। तो इसके अलावा भी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सदा से भारत का एक सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है, जहां पर पढ़े लिखे लोग आपको आवारा घूमते हुए दिखाई देंगे क्योंकि उनके पास काम नहीं है। The problem of unemployment among the educated youth is very high in urban areas. Nowadays, even highly educated youth like graduates and postgraduates are unable to find a job. Some analysts suggest that most of the highly educated youth do not possess employability. But most of the analysts say that it is because of demand supply gap. तो भारत में पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगार होना, बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो मार्केट के हिसाब से, जो डिमांड है काम की उसके हिसाब से नहीं है। तो बहुत सारे इंजीनियर आपको ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देंगे या ऐसी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे जो उनके लेवल से बहुत नीचे है।
आप सरकारी जॉब्स में देख सकते हैं कि चपरासी की जॉब के लिए हाईली क्वालिफाइड MBA, BTech, LLB जैसे ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे एनालिस्टों को यह भी मानना है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है। तो डिमांड अगर यहाँ पर कम है तो उसकी वजह से क्या है कि सप्लाई ज़्यादा होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। While many technically qualified people are unemployed, there are many jobs remaining vacant because of lack of properly trained person. तो जहां पर हमें एक तरफ बेरोजगारी दिखाई देती है, वहीं पर हमारे पास आज भी ऐसे काम करने वालों की कमी है जो टैलेंटेड है। आज भी ऐसी पोजीशंस है जॉब्स पे जहां पर क्वालिफाइड बंदे नहीं मिल पाते हैं। तो ये यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जो भारत की एजुकेशन सिस्टम को बताता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना पिछड़ा हुआ है, कि यहाँ पर हम एजुकेशन तो दे पा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है, और दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर करता है, जो एजुकेशन से उम्मीद की जाती है, वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है आज के यूथ को। सो दिस इज, यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। मंथ अप्रैल में हमारे यहाँ पर इंडिया में जो बेरोजगारी का रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 23% पे आ चुका है। ओके और मार्च में जब इतना इम्पैक्ट नहीं था कोरोना का, तो सिर्फ 8.75% था। तो ये कोरोना का इम्पैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, इतना तगड़ा भारत की इकोनॉमी पे पड़ा है। ये वर्ल्ड वाइड है कि पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड। Now we talk about the employment scenario in different sectors in India. भारत में हर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के क्या हालचाल हैं। तो भारत में एग्रीकल्चर इज स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। खेती आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। However, the percentage of people working in agriculture has declined in recent years. लेकिन खेती में जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Due to the fact of agriculture is the largest employer, the problem of seasonal and hidden employment is quite high in India. एग्रीकल्चर में एक तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा यहाँ पे सीजनल वर्क होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। The secondary and tertiary sectors have failed to generate employment in enough numbers which could absorb the surplus labor force. और इसके दूसरा कारण ये है कि हमारा खेती का सेक्टर अच्छा नहीं है, और दूसरा ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हमारे अभी इतना अच्छा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जिससे कि ये जो खाली लोग हैं, ये जो घूमते हुए लोग हैं, इनको काम मिल पाए। In secondary sector, small scale sector is more labor intensive and hence provides employment to a large number of people. Secondary sector की स्पेशली बात करें, जैसे छोटे मोटे काम धंधे, फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो उसमें अगर छोटे लेवल पर काम करें तो यहाँ पर बहुत सारे लेबर की डिमांड खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यही टारगेट है मोदी का, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है कि भारत अगर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हम अपने यहाँ पर चीज़ों को डेवलप कर सके, तो हमारे यहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट नौकरियां निकलेंगी। In recent years, the IT sector has produced more opportunities for the technically qualified people. Or as you know that people who are educated, well educated in computer science, they are getting job easily, क्योंकि हर चीज़ आज कंप्यूटराइज हो चुकी है। तो वहाँ पर भी ट्रेंड बंदों की काफ़ी कमी है, और इस वजह से IT सेक्टर काफ़ी नौकरियाँ निकाल रहा है। कॉल सेंटर, BPO सेक्टर्स में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और हर साल ये कंपनियाँ काफ़ी एक रिक्रूटमेंट करती हैं हैवी नंबर्स में। कंसिक्वेंस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के परिणाम क्या होते हैं? तो इसके परिणाम काफ़ी खतरनाक होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। सबसे बड़ा इसका परिणाम है कि बर्बादी, इंसान जो है उसकी बर्बादी पूरी तरह से। इंसान जो काम कर सकता है, अगर उसको काम ना मिले तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो ताकत है, वो यहाँ पर बर्बाद हो रही है। Unemployment tends to increase the economic overload that is dependence of the unemployed in the working population. Unemployment की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड हो जाता है, वजन पड़ता है, और उसका वजन उठाना पड़ता है जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको। तो अगर 4 बंदे काम नहीं कर रहे हैं, एक बंदा काम कर रहा है, तो एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है 4 बंदों की इनडायरेक्टली। तो ये भी
प्रेशराइज वाली बात है। अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो समाज में आपको पता है चोरी डकैती या फिर लूटपाट जैसी घटनाएं होने लगती हैं, झगड़े फसाद होने लगते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन। और ये मेंटली काफी परेशान करती है। सबसे ज्यादा इसका प्रेशर आता है मेंटली किसी पर्सन पे, तो वो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं इसकी वजह से। इट कैन बी फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेन ऑन हिज फैमिली मेंबर्स। और ये परिवार के लिए भी काफी दिक्कत वाली बात होती है। अगर किसी परिवार में किसी कमाने वाले को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक हो जाती है। और इमोशनल भी परिवार पर काफी दबाव पड़ता है, मानसिक रूप से भी परिवार काफी परेशान रहता है। A large number of unemployed people is ultimately a liability for the society। और ये सोसाइटी पर बोझ बनते हैं। जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं तो इनका बोझ समाज को उठाना पड़ता है। इनकी बीमारी है, इनकी एजुकेशन है, इनके खाने के लिए, तो ये सरकार को इनडायरेक्टली बोझ उठाना पड़ता है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज द क्राइम रेट। और इसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्राइम रेट भी बढ़ता है, क्योंकि हर किसी को अपने गुजारे लायक पैसा चाहिए। और जब उसको वो नहीं मिल पाता है तो वो फिर गलत रास्तों पर भी चलकर इसको कमाने से पीछे नहीं हटते। तो कंसिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सरकार के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। अगर किसी देश में एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है तो आपको वहां पर खुशहाली दिखाई देगी, वहां पर डेवलपमेंट दिखाई देगा। So this is all about the lecture 3, and this is end of the chapter your second, people as a resource. In next we will talk about the revision and some NCERT questions. Okay, until then stay safe, stay tuned, thank you.